अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 15 ऑफ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कोर्स। आज के लेक्चर की डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले इट वुड बी अप्रोप्रिएट कि हम पहले ये देख लें कि वेयर वी एंडेड आवर डिस्कशन इन द लास्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की जो टेक्निक्स थी उनमें जो सबसे पहली टेक्निक थी ओपन डिज़ाइन प्रिंसिपल, उस पर हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट की थी। उसके ऊपर हमने ये देखा था कि ओपन डिज़ाइन प्रिंसिपल है क्या। उसके बाद हमने उसके कुछ रूल्स देखे थे। फिर हमने उसको जावा की इन्वायरमेंट के अंदर यानी एक्लिप्स को यूज करते हुए हमने उसे कॉन्फ़िगर किया था और हमने ये देखा था कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर क्लास या हाउ टू इम्प्लीमेंट अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर कोड इनटू एन एक्लिप्स इन्वायरमेंट। और फिर हम लोगों ने पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी, इनहेरिटेंस के ऊपर भी हमने डिस्कशन की थी, ताकि जस्ट टू गिव यू पीपल अ फीलिंग कि जो हम जितनी भी बातें कर रहे हैं दे एक्चुअली गेट ट्रांसलेटेड इनटू द कोड। तो उसके बाद हम लोगों ने यूएमएल के ऊपर अपने डिस्कशन को स्टार्ट किया था, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के ऊपर हम लोगों ने अपनी बातचीत का आगाज किया था। और हम आज वहीं से अपनी जो डिस्कशन है उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। जस्ट अ रीकैप ऑफ द यूएमएल ओनली, क्योंकि हमने अभी उस पर डिस्कशन स्टार्ट की थी। जो यूएमएल है बेसिकली इट इज द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम, यानी ये एक कंप्लीट लैंग्वेज की सपोर्ट है, एक कंप्लीट इट्स अ सूट जिसके अंदर रिक्वायरमेंट गैदरिंग से लेकर सॉफ्टवेयर की डिप्लॉयमेंट तक जितने भी फेजेस हमें रिक्वायर होते हैं, जितने भी आर्टिफैक्ट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं टू स्पेसिफाई, विजुअलाइज एंड मॉडिफाई एंड कंस्ट्रक्ट द सॉफ्टवेयर डिजाइन and then to get that software design implemented into a particular language, in our case for example Java। तो ये एक complete collection of documents है, artifacts है, different processes हैं जो एक object oriented methodology की implementation के लिए हम लोग को required होते हैं। और ये जो unified modeling language just a historical thing, ये एक ग्रुप होता है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, जिसको हरफेआम हम लोग OMG ग्रुप बोलते हैं। ये जो OMG ग्रुप है इट बेसिकली मॉनिटर्स द वर्किंग ऑफ UML, यानी जितनी भी डेवलपमेंट्स या अपडेट्स आपको UML के अंदर मिलेंगी वो OMG ग्रुप बेसिकली मॉनिटर कर रहा होता है, और उस जितनी भी चेंजेस होती हैं वो UML के अंदर OMG ग्रुप इनकलकेट करता है। अब ये जो UML है ये बेसिकली हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि हम जितनी भी अपनी एक्टिविटीज हम करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग टिल द डिप्लॉयमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये ना सिर्फ हमें हेल्प करता है और डिफरेंट चीजों को डॉक्यूमेंट करने में, अलॉन्ग विद दैट जो मैंने आपको अभी प्रॉपर्टी बताई है विजुअलाइज करना, यानी जो भी हम डिजाइन बनाएंगे, जो भी हम ब्लूप्रिंट बनाएंगे अपने सॉफ्टवेयर का, चाहे वो रिक्वायरमेंट की फॉर्म में हो, चाहे वो डिजाइनिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो डिप्लॉयमेंट की फॉर्म में हो, या जो भी हमारी पोस्ट प्रोडक्शन की चीजें हैं वो ये हमें विजुअलाइज करने में मदद करता है। मतलब हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर टूल मौजूद हैं लाइक विजुओ है, रैशनल रोज है, और फॉर एग्जांपल ER-Win है। अब जो ER-Win है वो बेसिकली डेटाबेस की डिजाइनिंग के लिए होता है, लेकिन UML में हमें उसकी सपोर्ट मिल जाती है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब है जितने भी हम लोग डायग्राम्स बनाएंगे उसके अगेंस्ट हमारे पास केस और टूल्स मौजूद हैं, यानी कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जितने भी टूल्स हैं जो मैंने अभी आपको 2-3 नाम लिए हैं, उसके इन टूल्स के अंदर UML की डिफरेंट डायग्राम्स की सपोर्ट मौजूद है। मतलब हम जितनी भी हमारी डायग्राम्स हैं वो पेपर पे तो बनाएंगे, लेकिन पेपर पे बनाने के बाद वी कैन एक्चुअली विजुअलाइज देम इन द कंप्यूटर के वो हमारी डायग्राम हाउ इट लुक लाइक, क्योंकि जो विजुअलाइजेशन का जो फैक्टर है वो UML ने जो हमें प्रोवाइड किया है, इट विल help the requirement gathering people, it will help the software designers, it will help the deployment people, जो हमारी टेस्टिंग टीम है, जो QA की टीम है जो सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर रही है, वो एक्चुअली विजुअलाइज करके देख सकते हैं कि हाउ दिस थिंग इज गोइंग टू लुक लाइक। क्योंकि चीजों को विजुअल देखना कंप्यूटर के ऊपर और पेपर पे ड्रॉ करना, इट विल गिव अ टोटली डिफरेंट इम्पैक्ट, और ये बड़ी प्रैक्टिकल किस्म की चीज है। क्योंकि इससे पहले जितनी भी हमारी फॉर एग्जाम्पल नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जितनी भी हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती थी, जिसको हम लोग प्रोसीजर डेवलपमेंट बोलते हैं, या हम लोग DFDs वगैरह बनाते हैं, यानी डॉक्यूमेंट फ्लो डायग्राम बनाते हैं, या जितने भी उसके लेवल्स होते हैं, वो विजुअल सपोर्ट हमें नहीं मिलती। अब यहाँ पे आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई कि विजुअल सपोर्ट से मेरी मुराद
ये नहीं है कि फॉर एग्जांपल हमने डीएफडी बनाई है तो मैं उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं बना सकता। यहाँ पे केस टूल से मुराद ये है कि डायग्राम के अगेंस्ट हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो भी हमारे टूल्स हैं उनकी सपोर्ट मौजूद है। मतलब आपको बेतहाशा ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जिसके अंदर आप लोग क्लास डायग्राम, हम अभी डिस्कस करेंगे, अगर आप उसकी क्लास डायग्राम बनाए तो दैट सॉफ्टवेयर विल जनरेट द सॉफ्टवेयर कोड फॉर इट। यानी अगर आपने एक क्लास डायग्राम बना दी है, आपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन आपने बना दिया है, तो आपको बहुत ऐसे सॉफ्टवेयर मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे जो उसके अगेंस्ट रेलिवेंट कोड, जो सॉफ्टवेयर का कोड है वो भी जनरेट करके दे देंगे। तो इट विल बेसिकली ईज द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टाइम। तो ये दो तीन जो चीजें हैं ये इससे पहले जो हमारी नॉन ओ पेस डेवलपमेंट है उसमें मौजूद नहीं थी। तो ये यूएमएल के अंदर एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है एंड यूएमएल इज वेरी वाइडली यूज्ड इन द इंडस्ट्री। तो हम सिर्फ इसका रिकैप कर रहे हैं यूएमएल की जितनी भी हमारी डिस्कशन है, क्योंकि सारी की सारी यूएमएल हम इस कोर्स में नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो हमारे जो यूएमएल के फॉलोअप चीजें हैं वो रह जाएंगी, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि आपने ये चीजें अपनी बैचलर लेवल की स्टडीज में यूएमएल को आपने ऑब्वियसली देखा होगा। अब जो यूएमएल की डायग्राम्स हैं वो हमें बेसिकली डिफरेंट आर्किटेक्चरल लेवल के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। मतलब ये हमें डिफरेंट एक्टिविटीज को कैप्चर करने में मदद करता है। जितने हमारे रोल्स इन्वॉल्व हैं, जितने हमारे एक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जितनी हमारी लॉजिकल स्कीमा है, जैसा मैंने आपको बताया ईआरडी हैं, या जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर के रीयूजेबल सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको विजुअलाइज करने में हेल्प करता है। मतलब ये सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट करने में हेल्प नहीं करता, ये उनको विजुअली देखने में, यानी सॉफ्टवेयर में आप उन डायग्राम्स को विजुअली देख भी सकते हैं और एट सर्टेन एक्सटेंट आप उन डायग्राम्स के अगेंस्ट सॉफ्टवेयर का कोड भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली यूएमएल की डिफरेंट फीचर्स हैं। अब जो यूएमएल की डायग्राम्स हैं, जिस तरह आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा, दे आर बेसिकली 14 डायग्राम्स, लेकिन स्क्रीन के ऊपर आपको 15 डायग्राम्स नजर आ रही हैं। ये थोड़ी अपडेटेड डायग्राम्स हैं। तो यूएमएल बेसिकली दो लेवल के ऊपर काम करती है। मतलब वन इज ऑन द स्ट्रक्चरल बेसिस, यानी स्ट्रक्चर डायग्राम हम उसको बोलते हैं, और दूसरी है बिहेवियर लेवल, यानी बिहेवियर लेवल की जितनी भी डायग्राम्स हैं वो बेसिकली आपको यहाँ पे यूएमएल के अंदर सपोर्ट मिलेगी। अब स्ट्रक्चर डायग्राम के अंदर आपको क्लास डायग्राम और प्रोफाइल डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोजिट स्ट्रक्चर डायग्राम, और जो हमारा बिहेवियर है, हमारे जो कैटेगरी है उसके अंदर आपको एक्टिविटी डायग्राम, यूज केस डायग्राम, उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम, उसके बाद डिप्लॉयमेंट डायग्राम, उसके बाद कम्युनिकेशन डायग्राम, यानी ये दो लेवल हैं जो हाईएस्ट पॉसिबल लेवल हैं यूएमएल के अंदर। ये दो लेवल के डायग्राम्स हमारे डिस्पोजल के ऊपर मौजूद हैं, जिनको हम डिफरेंट फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर हम ये डायग्राम्स को यूज कर सकते हैं। अब ऑन द टॉप ऑफ इट बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं यूएमएल के अंदर। एक है स्टैटिक कैटेगरी, एक है डायनामिक कैटेगरी, और एक तीसरी है इंप्लीमेंटेशन लेवल कैटेगरी। अब ये जो 3 कैटेगरीज हैं ये बेसिकली डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सॉफ्टवेयर को हैंडल करती हैं। मतलब कुछ डायग्राम्स होंगी, लाइक जो स्टैटिक डायग्राम है जिनके अंदर यूज केस डायग्राम और क्लास डायग्राम फॉल करती हैं। ये बेसिकली जो करंट आपका सिस्टम है, यानी एज इज जिसको हम लोग बोलते हैं, एज इज से मुराद ये होती है कि जो आपका सिस्टम है उसको एज इज उसे कैप्चर करने के लिए जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर्ड हैं उसको हम स्टैटिक कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। यानी हमें यह पता है कि हमारा प्रोसेस है क्या, नाउ वी नीड टू कन्वर्ट आवर मैनुअल प्रोसेस इनटू द ऑटोमेटेड प्रोसेस। जो स्टैटिक पिक्चर बनती है, जो स्टैटिक एस्पेक्ट है हमारे एज इज, ओके, वो ये दो डायग्राम्स यानी यूज केस डायग्राम और क्लास डायग्राम ये कैप्चर करती हैं। अब जो डायनामिक हमारी डायग्राम्स हैं ये बेसिकली ये बताती है कि डिफरेंट जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, हाउ दे आर एक्चुअली इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर। तो ये डायनामिक एस्पेक्ट ये कवर करता है। अब ये जो डायनामिक एस्पेक्ट है या जो हमारी डायनामिक की कैटेगरी है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट डायग्राम, स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम और कोलैबोरेशन डायग्राम फॉल करती हैं। ये सारी डायग्राम्स हम नहीं देखेंगे डायनामिक की। जो इनमें हमारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं, जो लाइक एक्टिविटी डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है,
जो कि हमारी स्टैटिक बिहेवियर से लिंक है, ये वो डायग्राम हम लोग देखेंगे। और जो तीसरी कैटेगरी है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंटेशन लेवल की जो हमारी कैटेगरी है उसके अंदर बेसिकली दो डायग्राम फॉल करती हैं। जो पहली डायग्राम है वो है कंपोनेंट डायग्राम और जो दूसरी डायग्राम है वो है डिप्लॉयमेंट डायग्राम। अब यहाँ पे आई वुड जस्ट लाइक टू क्लैरिफाई दैट इम्प्लीमेंटेशन लेवल डायग्राम से मुराद मैं ये नहीं ले रहा कि सॉफ्टवेयर का कोड जनरेट करके दे देगा आपको यूएमएल। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज कि जब हमारा सॉफ्टवेयर बन जाता है, विद इन हाउस बन जाता है, तो जब हमने उसको अपने क्लाइंट साइट के ऊपर जाके या अपने क्लाइंट को हमें जाके सॉफ्टवेयर देना है, तो उस वक्त हमारे एसओपीज क्या होंगे, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या होंगे, क्या क्या चीजें हमने टेक केयर करनी है, हमारी डिप्लॉयमेंट की चेकलिस्ट क्या है। यानी जो चीज हम विद इन हाउस डेवलप कर लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वो आपको क्लाइंट साइड पे भी एज इट इज इंप्लीमेंटेशन के लिए मिल जाए। इसके सिंपल सी एग्जांपल ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपने विद इन हाउस अपना कोई शेयर पॉइंट का सर्वर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है और उसके ऊपर आपने डिफरेंट सर्विसेज अनेबल की हुई हैं, तो जब आप अपने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट साइड पर डिप्लॉय करने जाएंगे तो यू कैन नॉट एज्यूम कि जो आपका क्लाइंट है उसके पास भी शेयर पॉइंट का सर्वर कॉन्फ़िगर होगा या उसके पास भी शेयर पॉइंट की सर्विसेज अनेबल होंगी या उसके पास भी सीक्वल सर्वर की सर्विसेज अनेबल होंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी भी सॉफ्टवेयर की एनवायरनमेंट है, जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एनवायरनमेंट आपके पास विद इन हाउस है या जिस एनवायरनमेंट के अंदर आपने सॉफ्टवेयर को बनाया है, यू हैव टू मेक श्योर कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1-to-1 मैपिंग या देयर शुड बी एग्जैक्टली अ क्लियर मैपिंग बिटवीन द डिप्लॉयमेंट, यानी जो हमारा क्लाइंट है उसकी एनवायरनमेंट, उसकी सॉफ्टवेयर की एनवायरनमेंट है, और जो आपकी होस्ट एनवायरनमेंट है जहां पे आपने एक्चुअली सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है, वो कम से कम मैच करते हो। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी डिप्लॉयमेंट टीम आपका सॉफ्टवेयर लेके जाए, आपको जाकर ये पता लगे कि सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए जितनी भी चीजें आपको रिक्वायर्ड थी वो तो क्लाइंट साइड पे मौजूद ही नहीं है। अब जो ये डिप्लॉयमेंट की चीज है ये बहुत क्रिटिकल चीज है और अक्सर ये चीजें हम लोग ये समझते हैं कि ये अनइम्पॉर्टेंट है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये जो इम्प्लीमेंटेशन लेवल की डायग्राम्स हैं ये हमें हेल्प आउट करती हैं टू राइट दीज प्रोसीजर्स इन ब्लैक एंड व्हाइट, ताकि जब हमारी डिप्लॉयमेंट टीम डिप्लॉय करने जाए दे शुड नॉट बी अ कंफ्यूजन। अब हम लोग सबसे पहली डायग्राम, यानी जो हमारी स्टैटिक कैटेगरी थी उसकी जो सबसे पहली डायग्राम थी जिसको हम लोगों ने यूज केस डायग्राम बोला था, उसके ऊपर हम लोग अपनी डिस्कशन आज स्टार्ट करते हैं। अब जो यूज केस डायग्राम है लेमैन टर्म में ये यूज होती है रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने के लिए, यानी रिक्वायरमेंट कैप्चर करने के लिए जो हम लोग डायग्राम बनाएंगे उसको हम लोग यूज केस डायग्राम बोलते हैं। इस डायग्राम का बेसिक मकसद ये होता है जो भी करंट प्रोसेस चल रहा है आपके सिस्टम के अंदर, क्योंकि आप एक बात याद रखें ये स्टैटिक कंपोनेंट है हमारी यूएमएल की डायग्राम का, मतलब कि हम इसमें ये नहीं देखेंगे कि फ्यूचर में हमारा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, हम ये देखेंगे कि करंटली हमारा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, यानी जितने भी हमारे करंट प्रोसेसेस हैं हमारे सिस्टम के। यूज केस जो है जो यूज केस डायग्राम में जिसको हम लोग यूसीडी भी बोलते हैं, वो हमें हेल्प आउट करता है करंट सिस्टम को परफॉर्म करने में। अब इसके अंदर हम लोग डिफरेंट यूजर्स की इंटरेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम ये देखेंगे हमारा सिस्टम बिहेव कैसे कर रहा है, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम लोग किसी बैंकिंग के इन्वायरमेंट को देख रहे हैं तो हमने ये देखना है कि अकाउंट ओपन करने के लिए क्या प्रोसेस है, अगर पैसे डिपॉजिट करवाने हैं तो क्या प्रोसेस है, अगर पैसे विड्रॉ करवाने हैं तो क्या प्रोसेस है। यानी जितने भी इंटरनल प्रोसेसेस हैं ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन उनको एक प्रोसीजरल वे में कैप्चर करने के लिए यूज केस डायग्राम यूज होती है। अब यहाँ पे जो यूज केस डायग्राम की इंपॉर्टेंस है वो आपको यहां से मालूम हो जाएगी कि अगर हमने यूज केस डायग्राम सही नहीं बनाई, अब सही नहीं बनाना एक बहुत रिलेटिव टर्म है, सही नहीं बनाने से मेरी मुराद ये कि वी आर अनएबल टू एक्चुअली कैप्चर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स। एग्जैक्ट से मेरी मुराद ये है कि कुछ वेरिएशन तो होगी 10-15% की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50-60% की वेरिएशन हो जाए। तो अगर हमने यूज केस हमारे सही नहीं डिफाइन होंगे, यूज केस डायग्राम हमारी सही नहीं बनेगी, तो जो इसकी फॉलो अप डायग्राम्स हैं
यानी जो इसकी बेस के ऊपर डायग्राम ने बनना है, जो कि क्लास डायग्राम होगी, जो कि एक्टिविटी डायग्राम होगी, जो कि सीक्वेंस डायग्राम होगी, वो भी ऑब्वियसली गलत होंगी। क्यों? क्योंकि जो यूज केस डायग्राम है इट इज अ फाउंडिंग डायग्राम ऑफ यूएमएल। अब यूज केस जो डायग्राम है ये हमें कुछ डायग्राम बनाने के लिए कुछ हेल्प आउट तो करेगी, लेकिन हमें कुछ साथ डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं यूज केस डायग्राम के लिए। तो वो भी हमें यूएमएल बताती है कि कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन करने हैं जस्ट टू कीप अ ट्रैक ऑफ द डिफरेंट यूज केसेस इन डिफरेंट यूज केस डायग्राम। अब यहाँ पे आपको आपको एक फर्क मालूम होना चाहिए कि जब मैं कह रहा हूं यूज केस और जब मैं बोल रहा हूं यूज केस डायग्राम, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। यूज केस वो होता है कि जो एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कैप्चर करने के लिए हमें चीजें रिक्वायर्ड होंगी, जो हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। और यूज केस डायग्राम वो होती है जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सिनेरियो के सारे प्रोसेसेस कैप्चर हैं। यानी यूज केस डायग्राम विल हैव अ बाउंड्री एंड इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल द यूज केसेस। तो हम यूज केसेस को यूज केस डायग्राम नहीं बोलते, क्योंकि एक यूज केस यूजुअली एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहा होता है, और जो यूज केस डायग्राम होती है वो एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, या यूं बोलना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सिनेरियो में जितने भी यूज केसेस हैं वो उनकी कलेक्शन है। सिर्फ ये फर्क है, लेकिन हम लोग बनाते यूज केस डायग्राम ही है, लेकिन हम जो कैप्चर करते हैं वो हम यूज केसेस करते हैं। अब यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब हम यूज केस बनाएंगे, अब मैं यूज केस डायग्राम की बात नहीं करूंगा, मैं यूज केस की बात करूंगा, क्योंकि यूसीडी इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ यूज केसेस। तो अब जो यूज केस है उसको बनाने के लिए हमें कुछ डिफरेंट रोल्स आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं। जो सबसे पहला रोल या जो सबसे क्रिटिकल रोल है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टर। अब जो एक्टर है वो बेसिकली एक यूजर का रोल है विच अ यूजर कैन प्ले। यानी फॉर एग्जांपल एक टीचर हो सकता है, यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसके अंदर आपका टीचर हो सकता है, स्टूडेंट हो सकते हैं, इंस्ट्रक्टर हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे हो सकते हैं, या फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई लाइब्रेरी का सिस्टम लें तो उसमें आपके बोरर होंगे, इश्यूअर होंगे, एक वो बंदा होगा जो आपको बुक इश्यू कर रहा होगा, आपके कुछ सप्लायर्स होंगे जिससे आप लोग जिससे लाइब्रेरी ने बुक परचेज की होगी। मतलब मैं कहने का ये है कि जो एक्टर है वो बेसिकली यूजर ऑफ अ सिस्टम, यानी एक पर्टिकुलर डोमेन के अंदर, एक पर्टिकुलर सिनेरियो के अंदर जितने भी यूजर्स हैं हमारे सिस्टम के, ये उनको आइडेंटिफाई करता है। अब यहां पे आपने एक चीज को कंफ्यूज नहीं करना कि एक्टर का मतलब ये नहीं है कि दीज शुड बी नेसेसरली अ ह्यूमन बीइंग, यानी उसके लिए एक्टर के लिए एक ह्यूमन का होना जरूरी नहीं है। यानी हम ये नहीं कहेंगे कि हम किसी एक्चुअल बंदे को, ये एक्चुअल ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्टर के साथ, नहीं। एक्टर का मतलब ये है कि एनीथिंग विच कैन इंटरैक्ट विद अ सिस्टम। यानी अगर हमारा फॉर एग्जांपल हमारा एक बैंकिंग का सिस्टम है, उस बैंकिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने कहीं ना कहीं जाके ऑनलाइन पेमेंट, हमने अपनी ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी हमने यूजर को देनी है। अब ऑनलाइन पेमेंट की जो फैसिलिटी है वो यूजुअली थर्ड पार्टी जो हमारा टूल होता है या जो हमारी थर्ड पार्टी सर्विसेज होती हैं, हम उनसे परचेज करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारा एक XYZ बैंक है, वो यूजर को बोलता है कि जी हाँ जी अब आप ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप Amazon पे अगर कोई बुक फॉर एग्जांपल आपने परचेज की है तो आप उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं वीजा कार्ड के थ्रू, मास्टर कार्ड के थ्रू, या जो भी हमारा बनता है। तो जो वीजा कार्ड की प्रोसेसिंग है, यानी उसकी वैलिडिटी, उसकी वेरिफिकेशन और Amazon के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होना, ये जितनी भी चीजें हैं ये बैंक खुद परफॉर्म नहीं करता। और बैंक बेसिकली सर्विसेज परचेज करता है उन कंपनीज की जो ये स्टेप्स करती हैं। यानी बहुत ज्यादा कंपनीज हैं जो वेरिफिकेशन, वैलिडेशन, सिक्योर और ट्रांजैक्शन की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। बैंक्स भी हो सकते हैं, लीजिंग कंपनीज भी हो सकती हैं, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो ये चीजें खुद इन हाउस डेवलप नहीं करती, क्योंकि दीज आर वेरी एक्सपेंसिव एंड दीज आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। यानी आपको अगर आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, वो अगर आपको
सस्ती पड़ रही है तो यू विल नॉट गो फॉर इन हाउस डेवलपमेंट। तो आपका बैंकिंग का जो भी सिस्टम होगा वो बेसिकली इंटरेक्ट करेगा आपके थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन के सिस्टम के साथ। अब थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन का सिस्टम कोई भी हो सकता है, वीजा कार्ड का कोई वेरिफिकेशन का सिस्टम हो सकता है, माइस्ट्रो कार्ड की वेरिफिकेशन का सिस्टम हो सकता है, या और किसी ऑनलाइन पेमेंट कार्ड की वेरिफिकेशन का सिस्टम हो सकता है। तो जो एक्टर है इट इज नॉट नेसेसरली हैज टू बी अ ह्यूमन बीइंग, वो कोई और सिस्टम भी हो सकता है, वो कोई और वेब सर्विस भी हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप weather.yahoo.com पे जाएं तो आप जा तो weather.yahoo.com पे रहे होते हैं, लेकिन जो आपको वेदर की रिपोर्ट आ रही होती है वो याहू वालों के पास अपना कोई सैटेलाइट या अपना कोई वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है। उन्होंने बेसिकली सर्विसेज परचेज की हुई हैं डिफरेंट कंपनीज से जो उनको वेदर की रिपोर्ट देती हैं, यानी जिसको हम लोग हरफे आम वेब सर्विस बोलते हैं। वेब सर्विस का मतलब ये होता है कि हमारी वेबसाइट के अंदर किसी आउटसाइड एंटिटी से डाटा आ रहा है, यानी आउटसाइड एंटिटी से डाटा फ्लो कर रहा है और वो हमारे सिस्टम का पार्ट बन रहा है। यानी आपको बीइंग अ यूजर यही लगेगा कि याहू वाले आपको वेदर बता रहे हैं पूरी दुनिया का, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। उन्होंने बेसिकली सर्विस परचेज की हुई है किसी थर्ड पार्टी टूल की या किसी थर्ड पार्टी कंपनी की, जो इनफैक्ट बेसिकली उनको डाटा सेंड करती है। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कहूं कि मैंने ये देखना है कि लाहौर में अगले 10 दिन का वेदर कैसा रहेगा या शिकागो में अगले 10 दिन का वेदर कैसा रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ वालों ने अपने कोई सिस्टम लॉन्च किए हुए, अपने कोई सैटेलाइट लॉन्च की हुई है। वो सिर्फ ये करते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देते हैं वाया वेब सर्विस अपनी रेलिवेंट थर्ड पार्टी को। अब वो थर्ड पार्टी यूएसए की कोई वेदर कंपनी हो सकती है, या यूएसए की गवर्नमेंट हो सकती है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो सकती है, या कोई भी हो सकती है जो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यानी मैंने लाहौर का अगर डाटा देखना है, लाहौर का वेदर देखना है, तो लाहौर वो एज अ पैरामीटर पास करेंगे अपने एक्सटर्नल सिस्टम को और वहां से कुछ डाटा आएगा जो आपके सिस्टम का इंटरनल बन जाएगा। यानी हमें यही लगेगा कि याहू वालों ने हमें अपना वेदर का स्टैटिस्टिक बताया है, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। तो जस्ट टू गिव यू अ फीलिंग कि एक्टर के लिए ह्यूमन होना जरूरी नहीं है और एक्टर के लिए सिर्फ सिस्टम होना भी जरूरी नहीं है। यानी हम ये भी नहीं कह सकते कि एक्टर हर मर्तबा कोई दूसरा सिस्टम होगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि एक्टर हर मर्तबा ह्यूमन ही होगा। ह्यूमन कैन बी एन एक्टर, अ सिस्टम कैन बी एन एक्टर, अ वेब सर्विस कैन बी एन एक्टर, एनीथिंग which will play the role of an actor या जो सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा वो एक्टर होगा। तो ये सबसे पहला रोल है या सबसे क्रिटिकल रोल है यूएमएल डायग्राम का, जो कि सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है। अब इसके बाद जो अगला रोल है वो है हमारा यूज केस का। अब यूज केस का मतलब ये है कि आपके सवाल में आपके दिमाग में यहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगी कि हम यूज केस ही तो बना रहे हैं, तो यूज केस रोल कहां से आ गया। अब जो यूज केस है इसका मतलब ये होता है कि जो एक्टर्स हैं, यानी जो हमारा पहला रोल था, वो जितने भी एक्शन परफॉर्म करेगा या वो जो भी एक्शन परफॉर्म कर सकता है इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, वो हमारा दूसरा रोल होगा। यानी एक्टर विल एक्चुअली जनरेट यूज केस, यानी जो हमारा एक्टर है वो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करेगा और उस जो एक्शन की आउटपुट होगी वो हमारा यूज केस होगा। यानी इसको हम लोग यूं कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोसेस है, यानी जो हमारा एक्टर जो भी प्रोसेस कर रहा है वो एक्चुअली हमारा एक यूज केस है। अब जो ये यूज केस है ये उन तमाम एक्शंस को या उन तमाम टास्क को कैप्चर करता है जो हमारा एक्टर प्ले करेगा। अब यहां पे आपको ये बात समझना जरूरी है कि एक्टर और यूज केस के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो हमेशा 1 to 1 नहीं होगी। यानी जरूरी नहीं है कि एक एक्टर एक ही एक्शन परफॉर्म कर सके या एक जो एक्शन है वो एक ही एक्टर परफॉर्म करे। यानी इनमें इन दोनों के अंदर या इन दो एंटिटीज के अंदर या इन दो कंपोनेंट्स के अंदर 1 to 1 का रिलेशनशिप नहीं है। दे आर हैविंग अ रिलेशनशिप ऑफ मैनी टू मैनी। यानी एक एक्टर मल्टीपल एक्शंस भी कर सकता है और जो एक एक्शन है वो मल्टीपल एक्टर भी परफॉर्म कर सकता है। तो आपको यहां पे सिर्फ ये बात समझनी है कि जितने भी टास्क होंगे, जितने भी एक्शन होंगे जो गिवन सिनेरियो में
यहाँ पे मैं डबल कोट्स में कह रहा हूँ गिवन सिनेरियो में, क्योंकि अगर मैं आपको गिवन सिनेरियो की बाउंड्री नहीं बताऊंगा या गिवन सिनेरियो पे रिस्ट्रिक्ट नहीं करूंगा तो कभी भी आपका यूज केस फाइनल नहीं हो सकता, क्योंकि वी हैव टू डिफाइन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट, जिसका हम लोग हमेशा अपने रिक्वायरमेंट्स को क्लोज करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को क्लोज करते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये होती है कि यू कैन नॉट हैव एन ओपन एंडेड रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट, यानी आप ये नहीं कह सकते कि हम अपने प्रोजेक्ट में हर चीज ही कर लेंगे। ये बेवकूफी होती है और ये गलत बात होती है कि हम कहें कि हम दुनिया की हर चीज इस प्रोजेक्ट का पार्ट बना देंगे। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये होता है कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो कि बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि अगर आपने बहुत ज्यादा चीजें करनी है देन यू हैव टू राइट देम डाउन। आपको ब्लैक एंड व्हाइट में लिखना पड़ता है कि आप क्या करेंगे और आप क्या नहीं करेंगे। मतलब जब भी हम लोग क्लाइंट या जब भी प्रोफेशनली आप क्लाइंट से इंटरेक्शन करते हैं उसमें आप अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बताते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात एट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट आप ये बताते हैं एक्सक्लूसिव ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी वो चीजें जो प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है, जो आपका प्रोजेक्ट नहीं करेगा या जिसके लिए आपकी कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बताना इससे जरूरी होता है कि जस्ट टू ब्रेक द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट, यानी क्लाइंट ये ना समझे कि आप उसे दुनिया की कोई हर चीज बना के दे देंगे जो कि सिस्टम का पार्ट होगी, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जितनी भी आप अपने रिक्वायरमेंट्स को ब्लैक एंड व्हाइट में लिख लें, जितना भी उसे क्लोज कर लें, रिक्वायरमेंट्स कभी भी फाइनली क्लोज नहीं होती। तो जब आप क्लाइंट को दिखाएंगे चीज उसमें फिर कहना है आपको कि इसमें ये चीज भी इंक्लूड कर दें। आप चाहे 1000 मरतबा से बोल दें कि ये सिस्टम का पार्ट नहीं है, लेकिन वो ही और शी विल नेवर एंड अप सेइंग कि हाँ जी हमारा सॉफ्टवेयर 100% हमारे सिस्टम के हिसाब से है। ये ऐसा कभी भी नहीं होता। रिलेटिव टर्म में हमेशा क्लाइंट आपको सेटिस्फाई करेगा, या आप जो आपका क्लाइंट है वो रिलेटिव टर्म में आपको बताएगा कि हाँ जी हमारे सिस्टम से कुछ मिलता जुलता है। ये टिपिकल क्लाइंट साइकी होती है। अब कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ द रोल्स, जो यूज केस है वो बेसिकली डिफरेंट प्रोसेस का नाम है। यानी आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि स्टूडेंट कैन रजिस्टर फॉर अ कोर्स, स्टूडेंट कैन सबमिट एन असाइनमेंट, फैकल्टी मेंबर कैन अपलोड द मार्क्स, रजिस्ट्रार जो है वो बेसिकली एडमिशन का नोटिफिकेशन दे सकता है। मतलब एक सिनेरियो के अंदर जो जितने भी प्रोसेसेस हैं उनके लिए उनकी जो मैपिंग है वो यूज केस के साथ होती है। अब जो हमारा अगला रोल बनता है यूज केसेस के अंदर वो बेसिकली हमारा बनता है यूजर का। अब आपने यूजर को यूज केस के साथ मिक्सअप नहीं करना, यानी उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना। यूजर हर वो चीज है जो सिस्टम को यूज करेगा। मतलब इट्स एन एक्चुअली एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्टर। एक्टर मैंने आपको बताया था हर वो चीज है जो इंटरैक्ट करेगी हमारे सिस्टम के साथ। अब जो यूजर है वो एक्चुअल नाम है, एक्चुअल इंस्टेंस है हमारे एक्टर का। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर है या प्रोफेसर ए है, वो एक इंस्टेंस के ऊपर वो टीचर भी हो सकता है, दूसरे इंस्टेंस के ऊपर वो एडवाइजर भी हो सकता है, तीसरे इंस्टेंस के ऊपर वो एग्जामिनेशन का इन्विजिलेटर भी हो सकता है। मतलब जो भी हमने एक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ टाइम के ऊपर अगर हम नोट करें तो वो हमारे यूजर्स हैं, यानी वो एक्चुअली इंस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो एक्टर हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। मतलब एक्टर्स से ही हमारे यूजर्स डराइव होते हैं। वी कैन नॉट हैव एक्टर्स, वी कैन नॉट हैव यूजर्स विदाउट एक्टर्स। यानी जो हमारे यूजर्स हैं वो एक्टर की एक पर्टिकुलर गिवन टाइम के ऊपर कोई भी वैल्यू है, यानी जो भी उसका उस वक्त का रोल बनता है, यानी उस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो भी उसका रोल बनता है एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम, एट अ पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंस, उसको हम लोग यूजर बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला रोल बनता है वो हमारा है व्यूज का। व्यूज का मतलब ये होता है कि दो या दो से ज्यादा यूज केसेस भी आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। मतलब हम अभी तो मैंने आपको बताया था पिछले डिस्कशन में कि एक्टर और यूज केसेस का रिलेशनशिप मैनी टू मैनी है। अब मैं बात कर रहा हूं यूज केस टू यूज केस रिलेशनशिप। मतलब जो भी हमारे यूज केसेस हैं, यानी फॉर एग्जांपल हमारा यूज केस ए है, वो यूज केस बी के साथ भी डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकता है। यानी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ एक्टर टू यूज केस नहीं होती,
वो बिटवीन यूज केस भी हो सकती है। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टूडेंट ने कोर्स को रजिस्टर करना है, तो जो स्टूडेंट है वो तो कोर्स को रजिस्टर करेगा, लेकिन जो उसकी फीस का नोटिफिकेशन है, जिसको हम लोग बिल बोलते हैं, या उसकी जो भी फीस के उसके एक्सपेंसेस बनते हैं, वो रजिस्ट्रार ऑफिस में सेंड करने हैं। यानी जो रजिस्टरिंग अ कोर्स का प्रोसेस है या रजिस्टरिंग अ कोर्स का जो भी एक्शन है, उसके अंदर एक तो यूज केस होगा जो स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा होगा, और दूसरा यूज केस उस स्टूडेंट की रिक्वेस्ट वाला यूज केस इंटरैक्ट कर रहा होगा बिलिंग वाले यूज केस के साथ। अब यहां पे कहीं मैंने एक्टर का जिक्र नहीं किया। एक्टर हो सकता है हमारा स्टूडेंट हो जो कि कोर्स रजिस्ट्रेशन को एक्टिवेट करेगा, और जो कोर्स रजिस्ट्रेशन वाला हमारा यूज केस है वो इंटरैक्ट करेगा जो बिलिंग वाला यूज केस है। यानी जो व्यू है वो बेसिकली हमें यह बताता है कि हाउ टू यूज केसेस विल बी इंटरैक्टिंग विद ईच अदर। एक्टर तो इनिशिएट करेगा यूज केस को, लेकिन एक यूज केस दूसरे यूज केस से बात कर सकता है टू कंप्लीट अ गिवन प्रोसेस। यानी एक प्रोसेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो बिटवीन एक्टर एंड यूज केस भी हो सकती है, जो हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, वो बिटवीन यूज केसेस भी हो सकती है, और तीसरी जो बहुत रेयरली होता है लेकिन होता है कि दो एक्टर्स भी आपस में बातचीत कर सकते हैं। यानी हमारा एक्टर ए है, वो एक्टर बी के साथ भी बात कर सकता है, और यह भी हो सकता है कि दो डिफरेंट एक्टर्स दो डिफरेंट यूज केसेस के साथ बातचीत कर रहे हो साइमल्टेनियसली। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि वी कैन नॉट रूल आउट एनी एक्सेप्शन। हम वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं जो कॉमनली अगर होती हैं, लेकिन हम जो एक्सेप्शंस हैं उनको भी इग्नोर नहीं कर सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता, यानी ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हम सारे केसेस कवर कर लें, या जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं वो कवर कर लें। हर वक्त हर सिनेरियो में कोई ना कोई एक्सेप्शन अराइज करेगी। यानी हो सकता है जब आप यूज केस डायग्राम बना रहे हो, आपके पास कोई ऐसा सिनेरियो आ जाए जो हमने यहां पर डिस्कस ना किया हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। उसका मतलब ये है कि आपके पास ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई है जो एक स्पेसिफिक यूज केस को इनिशिएट कर रही है। अब व्यूज के बाद जो अगली हमारी डिस्कशन है वो ये है कि हाउ टू रिप्रेजेंट डिफरेंट रोल्स। यानी हमने एक्टर्स देखे, हमने यूज केसेस देखे, हमने व्यूज को देखा, हमने यूजर्स को देखा। ये हमारे डिफरेंट रोल्स हैं यूज केस डायग्राम के अंदर। अब इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको एक डायग्राम नजर आ रही है जो आपको ये बता रही है कि एक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यूज केस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, और जब इंटरेक्शन हो रही होती है बिटवीन एक्टर एंड यूज केस एंड बिटवीन यूज केस एंड यूज केस, तो हाउ टू रिप्रेजेंट इट। अब स्लाइड के ऊपर मैंने आपको तीन चीजें शो करने की कोशिश की है। सबसे पहली के हाउ टू रिप्रेजेंट एन एक्टर। अब एक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको यहां पर नजर आ रहा होगा कि वी बेसिकली यूज एन स्टिक। यानी हम ह्यूमन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दो खाली यूजर जो हमारा एक्टर है वो सिर्फ ह्यूमन नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ह्यूमन की ही मैपिंग होती है। तो हम बेसिकली इसको एक स्टिक के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जिससे आपको नजर आ रहा है कि एक रजिस्ट्रेशन क्लर्क है, कोई भी हमारे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर, उसको मैंने स्टिक के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो जो हमारा एक्टर है वो यूएमएल के अंदर इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्टिक। उसके बाद जो दूसरी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे यूज केस की है। फॉर एग्जांपल एक हमारा रजिस्ट्रेशन क्लर्क है, वो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोर्स का एक प्रोसेस है, उसको इनिशिएट करता है। अब जो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोर्स है वो बेसिकली एक प्रोसेस है, यानी वो एक एक्शन है जो रजिस्ट्रेशन क्लर्क इनिशिएट करता है। तो वो हमारा बेसिकली एक यूज केस बन गया। अब यूज केस को आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि वी बेसिकली यूज एन ओवल शेप, और उस ओवल शेप के अंदर हम उस प्रोसेस का नाम लिख देते हैं। हमारे केस में मैंने प्रोसेस का नाम लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोर्स। ये दो हमारे रोल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब तीसरा ये है कि हाउ दीज टू रोल्स विल बी इंटरैक्टिंग। अब हम बेसिकली एक डायरेक्टेड एरो बनाते हैं फ्रॉम एक्टर टू द यूज केस। यानी रजिस्ट्रेशन क्लर्क से रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्स मैंने एक डायरेक्टेड एंगल या एक डायरेक्टेड एरो बनाया है जो ये शो कर रहा है कि रजिस्ट्रेशन क्लर्क इनिशिएट करता है
इस यूज केस को। अब यहां पे आपको ये बात क्लेरिफाई करनी है कि ये यूज केस की बात मैं कर रहा हूं, यूज केस डायग्राम की बात नहीं कर रहा। अब जो यूज केस डायग्राम होती है, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ यूज केसेस। हमने एक पर्टिकुलर यूज केस को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया है। अब इसी तरीके से हम यूज केस डायग्राम के अंदर मल्टीपल यूज केसेस को रिप्रेजेंट करेंगे विद अ बाउंड्री, तो वो हमारी यूज केस डायग्राम बन जाएगी। अब ये हमने डिफरेंट रोल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका देख लिया है। अब हम अगले स्टेप में ये देखते हैं कि जो यूज केसेस हैं, हाउ दे कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनकी आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूएमएल के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तीन तरह की कम्युनिकेशन या तीन तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती हैं, या तीन तरह की रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर सकती हैं बिटवीन द यूज केसेस। जो सबसे इंपॉर्टेंट या जो मोस्टली यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूड रिलेशनशिप, दूसरी है एक्सटेंड रिलेशनशिप, और तीसरी तरह की जो कि बहुत रेयर यूज होती है उसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजेशन। ये तीन तरह की रिलेशनशिप है जो एग्जिस्ट करती है या जो एग्जिस्ट कर सकती है बिटवीन द यूज केसेस। अब हम इन तीन तरह के रिलेशनशिप्स को देख लेते हैं वन बाय वन। उसके बाद हम एक पर्टिकुलर सिनेरियो देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, ताकि हम लोग एक कंप्लीट यूज केस डायग्राम फिर हम लोग एंड अप कर सकें। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर या सबसे मोस्टली यूजेबल रिलेशनशिप है वो इंक्लूड रिलेशनशिप है। इंक्लूड रिलेशनशिप का मतलब ये होता है, ये बेसिकली मोटिवेशन है रीयूजेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से। यानी अगर एक काम एक बार ही हो चुका हुआ है, वी डोंट नीड टू रीडू इट, यानी वी शुड नॉट बी री इन्वेंटिंग द व्हील एवरी टाइम। मतलब जो हमारे कॉमन बिहेवियर्स हैं, जो हमारे कॉमन प्रोसेसेस हैं, क्योंकि याद रखिएगा ये यूज केसेस की इंटरेक्शन की बात मैं कर रहा हूं, यूज केसेस की रिलेशनशिप की बात मैं कर रहा हूं। तो यूज केस बेसिकली क्या है? यूज केस बेसिकली एक एक्शन को कैप्चर करने का तरीका है, एक प्रोसेस को कैप्चर करने का तरीका है। तो इंक्लूड ये कहता है कि अगर एक यूज केस ने एक पर्टिकुलर प्रोसेस को कैप्चर कर लिया है और दूसरे जो हमारा यूज केस है उसको वही फंक्शनैलिटी चाहिए जो कि ऑलरेडी कैप्चर है, तो उसको दोबारा से अपने प्रोसेस के अंदर वो फंक्शनैलिटी कैप्चर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वो बेसिकली दूसरे यूज केस को रिक्वेस्ट करेगा, यानी जिससे हमने अभी देखा था कि रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोर्स इन्वॉल्व स्टूडेंट रिक्वेस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन एंड इट ऑल्सो इन्वॉल्व द नोटिफिकेशन ऑफ फीस बाय द रजिस्ट्रार ऑफिस। अब ये बेसिकली एक इंक्लूड का रिलेशनशिप है जो रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कोर्स और नोटिफिकेशन ऑफ फीस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। यानी अगर एक यूज केस ने एग्जिस्टिंग यूज केस की फंक्शनैलिटी को यूज करना हो तो उस केस के अंदर दोनों के दरमियान इंक्लूड का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अब जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इंक्लूड के रिलेशनशिप को, वो बेसिकली एक डॉटेड हम एरो बनाएंगे। अब डॉटेड एंड डायरेक्टेड एरो बनाएंगे फ्रॉम द बेस केस टू द हमारा जो पेरेंट केस है। मतलब हम एक डायरेक्टेड एरो हम ड्रॉ कर लेते हैं और उस डायरेक्टेड एरो के नीचे हम एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं इंक्लूड, और ये हम ड्रॉ करते हैं फ्रॉम आर बेस केस टू द इंक्लूडेड केस। अब इसका मतलब क्या है बेस केस टू द इंक्लूडेड केस? ये हम अभी एग्जांपल देखेंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। सिर्फ आपने अभी यहां पे ये बात दिमाग में रखनी है कि जब एक कॉमन फीचर किसी दूसरे यूज केस को रिक्वायर्ड हो या ऑलरेडी कैप्चर्ड फीचर दूसरे यूज केस को रिक्वायर्ड हो, तो दोनों आपस में इंक्लूड के रिलेशनशिप के थ्रू बातचीत कर सकते हैं। दिस इज मोस्टली यूज और ये सबसे कॉमनली यूज होता है। दूसरी तरह का रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप है। एक्सटेंड का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक यूज केस ए है, एक यूज केस ए है जो कि जिसने कोई भी प्रोसेस को रिप्रेजेंट किया हुआ है, लेकिन अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस हमें कुछ एडिशनल फीचर भी ऐड करने पड़ रहे हैं, कुछ एडिशनल प्रोसेस भी ऐड करना पड़ रहा है टू द बेस केस। बेस केस वो होता है जो हमारा जिससे हमारा प्रोसेस इनिशिएट हो रहा होता है, और एक्सटेंड
का मतलब ये होता है कि बेस केस को किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे यूज केस से बातचीत करनी पड़े। यानी एक हमारा बेस केस है जो अपने बेसिक प्रोसेस को कंप्लीट कर रहा है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसी कंडीशन आ जाए, XYZ कंडीशन आ जाए, जो जिसको कंप्लीट करने के लिए हमारे बेस केस को किसी दूसरे यूज केस से बातचीत करनी पड़े, लेकिन अंडर सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन, नॉट एवरी टाइम। जो हमारा इंक्लूड का रिलेशनशिप है, जो हमारा प्रीवियस था, वो कंडीशनल लेस था, लेकिन जो एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप है बिटवीन टू यूज केसेस वो कंडीशनल है। यानी ये जनरली हर वक्त अप्लाई नहीं होगा, ये अंडर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस, अंडर स्पेसिफिक गिवन सिनेरियो ये अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हमारा इंक्लूड का जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट करेगा बिटवीन यूज केसेस। उसके बाद हमारा एग्जिस्ट करेगा एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप बिटवीन यूज केसेस, और जो एक्सटेंड का रिलेशनशिप है वो, जिसको मैं रेयर नहीं बोलूंगा लेकिन नॉट सो ऑफन हम इसको यूज करते हैं या ये यूज होता है, ज्यादातर इंक्लूड यूज केसेस के दरमियान एग्जिस्ट करता है टू रिप्रेजेंट अ रिलेशनशिप। अब ये हमारे दो तरह के रिलेशनशिप हो गए। अब हम लोग एक पर्टिकुलर एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने अभी देखे हैं, मैं इसको दोबारा से रिकैप करता हूं कॉन्सेप्ट्स को। हमने पहले अपने कुछ रोल्स देखे हैं, उसमें हमने एक्टर को देखा है, उसमें हमने यूज केस को देखा है, उसमें हमने व्यूज को देखा है, उसमें हमने यूजर्स को देखा है, ये हमारे रोल्स से। उसके बाद हमने ये देखा कि ये रोल्स आपस में इंटरेक्शन कैसे करते हैं, या यूज केसेस की आपस में इंटरेक्शन करने के लिए क्या क्या चीजें मौजूद हैं। उसके अंदर हमने इंक्लूड को देखा है, फिर हमने एक्सटेंड को देखा है। अभी जनरलाइजेशन को मैंने इंटेंशनली डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो हम एंड पे करेंगे। अब ये जो जितने भी हमने 5-6 कॉन्सेप्ट्स अभी डिस्कस किए हैं, अब हम एक एग्जांपल करते हैं जिसमें आई विल ट्राई टू कवर ऑल द जो हमारे जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट हैं। अब आपको स्क्रीन के ऊपर एक एग्जांपल नजर आ रही होगी कि हमारा एक यूज केस है कि टू टेक अ कस्टमर ऑर्डर। अभी हमारा एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस के अंदर मैंने कुछ स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया है। अब जो टू टेक अ पर्टिकुलर ऑर्डर है, ये किसी शॉप में भी हो सकता है, शॉपिंग मॉल में भी हो सकता है, किसी रेस्टोरेंट में भी हो सकता है, किसी होटल में भी हो सकता है, या किसी हार्डवेयर शॉप में भी हो सकता है। ये एक जनरल चीज है। इसमें जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, जो मैंने इसके अंदर आइडेंटिफाई किया है, वो ये है कि टू ऐड द कस्टमर डिटेल, यानी जिस कस्टमर को हम चीज सेल कर रहे हैं, हम उसकी प्रोफाइलिंग करेंगे, हम उसकी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करेंगे। उसके बाद जो हमारा स्टेप नंबर 2 है, हम ये बताएंगे कि जो हमारा कस्टमर है, क्या वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है या वो नया कस्टमर है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमारे कस्टमर एग्जिस्टिंग है, वी डोंट नीड टू री एंटर द डिटेल। ये हमारा स्टेप नंबर 2 था। अब स्टेप नंबर 3 जो हमारा है वो ये है कि हम ये देखेंगे कि जो भी कस्टमर ने परचेज किया है, जो भी ऑब्वियसली कोई प्रोडक्ट उसने परचेज किया है, हम उस प्रोडक्ट का कोड एंटर करेंगे जो भी हमारे सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया हुआ है। ये स्टेप नंबर 3 है। हमारा जो स्टेप नंबर 4 है वो बेसिकली हमें ये कहता है कि जब हम लोग जब अपने प्रोडक्ट का कोड एंटर करेंगे, तो हमारा सिस्टम उस प्रोडक्ट कोड के अगेंस्ट उसकी डिटेल हमें बता देगा कि स्टॉक में कितनी वो प्रोडक्ट मौजूद है, उसकी यूनिट प्राइस क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, और इस तरह की चीजें। उसके बाद जो स्टेप नंबर 5 है हमारे इस प्रोसेस का, वो ये है कि जो हमारा एक्टर है वो क्वांटिटी एंटर करेगा। यानी स्टॉक में अगर 10 मौजूद हैं, लेकिन कस्टमर ने कितनी परचेज करनी है, वो हमारा जो भी एक्टर है वो सिस्टम में एंटर करेगा। उसके बाद जो हमारा एक्टर है वो कुछ पेमेंट की डिटेल्स को एंटर करेगा कि कैश के थ्रू पेमेंट है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट है, या जो भी उसका तरीकेकार है। उसके बाद जो स्टेप है कि हमारा जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा टिल स्टेप नंबर 6, तो हम कस्टमर के ऑर्डर को सेव कर लेंगे, परसिस्टेंटली सेव कर लेंगे तो सिस्टम के अंदर, या यूं कहना चाहिए डेटाबेस के अंदर। और इसके अंदर जो एडिशनल स्टेप में लिखा है, जो स्टेप नंबर हमारा 8 है, वो ये कहता है कि जो कस्टमर है उसके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो जो भी हमारा फॉल्टी प्रोडक्ट है, यानी फॉर एग्जांपल हमारा एक कस्टमर है, वो हमारे से कोई चीज लेके गया है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क लेके गया। अब हार्ड डिस्क उन्हें घर जाके लगाई है, वो नहीं चली, तो हमारे सिस्टम के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो जो फॉल्टी हार्ड डिस्क है वो कस्टमर अगर वापस लेके आए तो हम उसके ऑर्डर को रिवर्ट कर सकें, हम ये देख सकें कि हम उसको ऑर्डर अनडू भी कर सकें।
यानी ये जो फीचर है, ये जो फंक्शनैलिटी है, ये भी हमारे सिस्टम का पार्ट है, ये भी हमारे प्रोसेस का पार्ट है। ये हमारे 8 बेसिक स्टेप्स हैं जो हमारे इस यूज केस का पार्ट है। इसके बाद कुछ हमारे पास ऑल्टरनेट फ्लोज मौजूद हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक क्लाइंट है, जरूरी नहीं है कि उसने एक ही प्रोडक्ट परचेज किया हो सकता है कि उसने 2-3 प्रोडक्ट परचेज किए हो। अब जब 2-3 प्रोडक्ट परचेज करेगा तो हमारे जो बेसिक 8 स्टेप्स है जो पिछली स्लाइड में हमने देखे थे, उसमें से हर स्टेप रिपीट नहीं होगा। यानी कस्टमर की इंफॉर्मेशन हम लोग एक ही मरतबा एंटर करेंगे, एक ही मरतबा हम ये देखेंगे कि वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर है कि नया कस्टमर है। लेकिन जो स्टेप नंबर 5 के बाद वाली चीजें हैं, यानी जहां पे हमने ये चीजें एंटर की थी कि जितने भी प्रोडक्ट उसने परचेज किए, यानी प्रोडक्ट कोड हमने एंटर किया था स्टेप नंबर 3 के अंदर, और स्टेप नंबर 5 में जाके हमने उसकी पेमेंट डिटेल्स एंटर की थी। वहां तक यानी स्टेप नंबर 6 तक, यानी फ्रॉम स्टेप नंबर 3 टू स्टेप नंबर 6 वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस इफ अ कस्टमर इज बाइंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अगर एक कस्टमर मल्टीपल चीजें परचेज कर रहा है तो हम सारे के सारे स्टेप्स रिपीट नहीं करेंगे। आउट ऑफ 8 स्टेप हम स्टेप नंबर 3 से लेकर स्टेप नंबर 6 तक की चीजें रिपीट करेंगे, क्योंकि जो हमारे कस्टमर का ऑर्डर सेव होना है, जो कि हमारा स्टेप नंबर 7 था, वो एक ही मरतबा होना है। जो हमारे कस्टमर ने फॉल्टी प्रोडक्ट रिटर्न करना है, अगर करना है तो वो हर मरतबा नहीं करना, वो एक ही मरतबा होना है। लेकिन जो हमारे रिपीटिंग स्टेप्स हैं वो स्टेप नंबर 3 से लेकर स्टेप नंबर 6 है। ये ऑल्टरनेट फ्लो मैंने जानबूझ के इसलिए डाला है कि जस्ट टू गिव यू अ फीलिंग कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक मरतबा सारे के सारे स्टेप्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं तो वो सबका होना जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कुछ स्टेप्स हो सकते हैं आइटरेशन में रिपीट हो रहे हो, कुछ हो सकता है एक ही मरतबा हो रहे हो, कुछ हो सकता है हो ही ना रहे हो। यानी फॉर एग्जांपल हमने जब ये देखा कि हमारा जो क्लाइंट है वो एग्जिस्टिंग है कि नया है, अगर तो हमारा क्लाइंट एग्जिस्टिंग है तो हमें नए पे जाने की जरूरत ही नहीं हो सकता पड़े कभी, यानी हमारे सेम ही क्लाइंट आई जा रहे हैं बार बार। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक हमारे स्टेप्स है विद एन ऑल्टरनेट फ्लो। अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि अब हमारी जो यूज केस बनाने की जितनी भी चीजें हमें रिक्वायर थी वो हमने फाइनलाइज कर ली। अब स्क्रीन के ऊपर आपको एक पॉसिबल सोल्यूशन नजर आ रहा है। अब मैं पॉसिबल सोल्यूशन में फिर इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि यू पीपल कैन एंड अप विद एन अदर सोल्यूशन। अब यहां पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक वही एक्टर नजर आ रहा है विद अ स्टिक। अब उस एक्टर के नीचे मैंने लिख दिया है सेल्स असिस्टेंट। आप उसको ये भी कह सकते हैं कि कोई ऑफिस का है वो बंदा, यानी ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस एक्टर को जो बेसिकली सेल के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा या टेक ऑर्डर के प्रोसेस को या टेक ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर के जो प्रोसेस को उसको इनिशिएट कर रहा है। अब यहां पे देखें कि जो टेक कस्टमर ऑर्डर का प्रोसेस है वो इंक्लूड कर रहा है आइडेंटिफाई कस्टमर के यूज केस को, क्योंकि जो आइडेंटिफाई कस्टमर का यूज केस है वो बेसिकली ये बताता है कि हमारा जो यूजर है वो एग्जिस्टिंग है कि नया है। अब जब हम कस्टमर का ऑर्डर ले रहे हैं तो उसके लिए तो हमने डिफरेंट चीजें एंटर करनी ही करनी है, यानी और प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, उसकी जो बिलिंग की इंफॉर्मेशन है वो एंटर करनी है, उसकी पेमेंट डिटेल एंटर करनी है। ये टेक कस्टमर ऑर्डर वाली का जो हमारा यूज केस है वो हैंडल कर रहा है। लेकिन जब उसको हमने ये कहा कि हमने ये चेक करना है कि हमारा जो कस्टमर है वो एग्जिस्टिंग है कि नया है, तो बजाय इसके कि ये सारी फंक्शनैलिटी यानी ये चेक करने की कि वो नया है कि एग्जिस्टिंग है, बजाय इसके कि मैं ये टेक कस्टमर ऑर्डर का पार्ट बना दूं, मैंने एक सेपरेट यूज केस बना दिया जिसका नाम मैं रखा आइडेंटिफाई कस्टमर, और उसको मैंने इंक्लूड करवा दिया अपने टेक कस्टमर ऑर्डर वाले यूज केस के अंदर। अब इसके अंदर आपको इंक्लूड का रिलेशनशिप नजर आ रहा है। अब इंक्लूड का रिलेशनशिप इससे नजर आ रहा है कि टेक कस्टमर ऑर्डर वाला जो यूज केस है वो आइडेंटिफाई कस्टमर की जो फंक्शनैलिटी है उसको यूज कर रहा है, उसको अपनी फंक्शनैलिटी का पार्ट बना रहा है, यानी रिपीट नहीं कर रहा लेकिन उसके साथ इंटरैक्ट कर रहा है। अब यहां देखें इंक्लूड का रिलेशनशिप लिखा हुआ है और हमने एक डायरेक्टेड एरो बनाया हुआ है फ्रॉम द बेस केस यानी टेक कस्टमर ऑर्डर से टू द इंक्लूडेड केस, जो कि हमारे केस में आइडेंटिफाई कस्टमर का जो हमारा केस बनता है। अब इसी तरह जो हमारा दूसरा यूज केस था रिटर्न फॉल्टी गुड्स, यानी कोई अगर हमारी चीज
खराब हो गई जो हमने अपने अपने क्लाइंट को दी थी, अब क्लाइंट हैव अ फैसिलिटी कि वो आके वो चीज वापस कर सके हमें, तो उसके केस में मैंने यूज केस एक बनाया है कि रिटर्न फॉल्टी गुड, यानी जो हमारा एक्टर है सेल्स असिस्टेंट वो इस प्रोसेस को यानी रिटर्न फॉल्टी गुड्स वाले प्रोसेस को या यूज केस को इनिशिएट करेगा। उसके लिए फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि क्या हमारा जो क्लाइंट है वो एग्जिस्टिंग था कि कोई नया है, तो उसके लिए फिर हमने इंक्लूड किया आइडेंटिफाई कस्टमर की फंक्शनैलिटी को, यानी अब आप देखें एक यूज केस दो यूज केसेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। मतलब जो आइडेंटिफाई कस्टमर वाला यूज केस है जो जिसके अंदर ये फंक्शनैलिटी इनकैप्सुलेट की हुई है कि वो हमें ये बताता है कि ये एग्जिस्टिंग हमारा कस्टमर है या हमारा नया कस्टमर है, वो टेक कस्टमर ऑर्डर वाले यूज केस से भी इंटरेक्ट कर रहा है और रिटर्न फॉल्टी गुड वाले हमारा जो यूज केस है उससे भी इंटरेक्ट कर रहा है। अब जो रिटर्न फॉल्टी गुड वाला यूज केस है वो बेसिकली ये कहता है कि अगर हमारा जो कस्टमर है उसने कोई चीज वापस करनी है देन वी हैव टू अनडू द होल प्रोसेस, यानी हमें उसके ऑर्डर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऑर्डर में जाके उसकी ऑर्डर डिटेल निकालनी पड़ेगी, उससे उसको पैसे वापस करने पड़े, उसके पैसे हमें कुछ उसको वापस करने पड़े, तो ये जितने प्रोसेसिंग है ये हमारी इस यूज केस का पार्ट है। अब ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है जो यानी एक पॉसिबल यूज केस है जो हमारे सिनेरियो का पार्ट हो सकता है। अब नाउ टू डिस्कस द फंक्शनैलिटी ऑफ एक्सटेंड, मैं कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट अब लिखने लगा हूं। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टेप के ऊपर हमें हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन की बेस पे हमने हमने कस्टमर के डिटेल को एंटर करना है, यानी हो सकता है कि हमने पर्टिकुलर साइज या पर्टिकुलर जो उसका कलर है उसकी बेस पे हमने अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना हो, यानी हमने अपने जो कस्टमर है उसकी क्वांटिटी को री एंटर करना है, लेकिन ऑन द बेसिस कि वो किस साइज का प्रोडक्ट खरीद रहा है और किस कलर का प्रोडक्ट खरीद रहा है, उसके बाद ही हम उसके ऑर्डर को सेव करेंगे। यानी अब ये एक कंडीशनल चीज आ गई कि हमें कस्टमर की कुछ स्पेसिफिक फीचर की बेस पे हमने उसके ऑर्डर को एंटर करना है, यानी हर वक्त हम लोग साइज और कलर के फीचर को यूज नहीं कर रहे, लेकिन अगर हम साइज और कलर के फीचर को यूज कर रहे हैं टू एंटर द कस्टमर स्पेसिफिकेशन या जो कस्टमर रिक्वायरमेंट है, जो भी उसने प्रोडक्ट खरीदी है उसके साइज और कलर की बात मैं कर रहा हूं, तो ये अब हमारी एक कंडीशनल आ गई कि अगर तो हम साइज और कलर की बेस पे कस्टमर की प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं तो फिर हमें कुछ ऐसा यूज केस बनाना पड़ेगा जो इस फीचर को भी हैंडल करे, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कलर वी आर सिस्टम शुड बी एबल टू एंटर द इंफॉर्मेशन ऑल्सो। अब इस केस के लिए एक पॉसिबल सोल्यूशन जो मैंने अगेन बनाया है वो हमारा जो पुराना सोल्यूशन था, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक्टर नजर आ रहा है सेल असिस्टेंट, तीन हमारे यूज केस से टेक अ कस्टमर ऑर्डर, रिटर्न फॉल्टी गुड्स एंड आइडेंटिफाई कस्टमर, ये हमारे तीन बेसिकली यूज केस से जो हमने पिछली डायग्राम में अभी। अब हमारे जो तीन यूज केसेस से टेक कस्टमर ऑर्डर, रिटर्न फॉल्टी गुड्स एंड आइडेंटिफाई कस्टमर वो एज इट इज हैं, लेकिन हमने एक नया यूज केस बना दिया जिसको मैंने नाम दे दिया है सेल कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसकी बेस पे हमने कुछ प्रोडक्ट को सर्च किया है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कलर हमने कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट सर्च किया है ऑफ अ कस्टमर और फिर उसको हमने अपने इस यूज केस का पार्ट बनाया है, यानी टेक अ कस्टमर ऑर्डर का पार्ट बना दिया हमने। यानी जो हमारा टेक अ कस्टमर ऑर्डर का जो यूज केस था वो उसी वक्त एक्टिवेट होगा जब कोई हमें क्लाइंट स्पेसिफिकली आगे कहे कि मुझे इस साइज और इस कलर का प्रोडक्ट चाहिए, क्या आपके पास मौजूद है, उस वक्त हमारा सेल कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट का यूज केस एक्टिवेट होगा। अब ये एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप है बिटवीन सेल कस्टमर स्पेसिफिक प्रोडक्ट एंड टेक अ कस्टमर ऑर्डर। ये हर वक्त अप्लाई नहीं होगा, कोई हो सकता है कि आउट ऑफ 90% जो हमारे कस्टमर हैं वो आके जनरल चीजें परचेज करें, हो सकता है बहुत कम कस्टमर ऐसे हों जो आके हमें स्पेसिफिकली बताएं कि क्या इस तरह की चीज आपके पास मौजूद है, अगर नहीं है तो ठीक है तो मुझे उसका ऑर्डर प्लेस करना है। तो अब ये एक्सटेंड्स का रिलेशनशिप है, तो आपको यहां पर ये नजर आ रहा होगा कि जो हमारा बेस केस था वो टेक कस्टमर ऑर्डर है, उसकी तरफ एक डायरेक्टेड एरो आया हुआ है फ्रॉम द एक्सटेंडेड यूज केस,
जो कि सेल अ कस्टमाइज स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। अब इनके दरमियान मैंने एंगल ब्रैकेट्स में एक्सटेंड का रिलेशनशिप मैंने बनाया हुआ है। तो ये बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस ये सेल कस्टमाइज स्पेसिफिक प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटी है वो एक्टिवेट होगी। हर वक्त नहीं होगी। जब हमें कोई क्लाइंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेज करने को बोलेगा या उसका ऑर्डर लेने को बोलेगा, तभी ये यूज केस एक्टिव होगा। ये यूज केस का काम सिर्फ इतना है कि स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बता दे, यानी सिस्टम डिस्प्ले कर दे स्पेसिफिकेशन के हिसाब से कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अब ये एक हमारा पॉसिबल सोल्यूशन है जिसमें एक्सटेंड्स भी है, जिसमें इंक्लूड्स भी है, जिसमें हमारा एक्टेड भी है, और ये एक यूज केस अब डायग्राम है। 4 इसके अंदर यूज केसेस हैं। अब ये 4 यूज केसेस मिलके अगर इसके इर्द गिर्द मैं एक बाउंड्री बना दूं तो हमारी यूज केस डायग्राम बन जाएगी। और दिस इज अ कंप्लीट वन यूज केस डायग्राम जिसके अंदर आपको हर तरह की रिलेशनशिप देखने को मिल गई। अब यहीं पे आज के लेक्चर की डिस्कशन हम यहाँ पे खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में हम यहीं से अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।